हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर हम कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी पे ख़त्म करेंगे। मेन इस लेक्चर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड कोड ऑफ वेजेस, इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देखेंगे जो आपके पीएसयू एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो लिमिट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। लिमिट बेस्ड मतलब 10 एम्प्लॉय कहाँ, 20 एम्प्लॉय कहाँ, क्या परसेंटेज है, इस तरीके से हम सिर्फ देखते चलेंगे। जो पीएसयू में एमसीक्यू बन सकता है उतना ही कर सकते हैं। आपके पास भी टाइम कम है, मेरे को फटाफट फटाफट चीज़ें करके देनी है आपको। देखो भाई, जो इतने सारे पहले एक्ट हुआ करते तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने 4 कोड बना दिए। एक बनाया लेबर कोड, एक बनाया कोड ऑन वेजेस, एक बनाया कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, एक बनाया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और एक बनाया कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। याद कर लेना, चार चार ठो बनाए हैं, 4 नंबर। क्या क्या है सोशल सिक्योरिटी में, कितने 9 एक्ट हुआ करते थे वो सब सब्ज्यूम कर दिए। याद रखना 9 एक्ट जो हुआ करते थे कौन कौन से, एम्प्लॉय कंपनसेशन, मैटरनिटी, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, अनऑर्गेनाइज वर्कर, ईएसआई, ईपीएफओ, साइन वर्कर वेलफेयर फंड, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। टोटल 9 एक्ट हुआ करते थे, इनको एक में मर्ज कर दिया गया। ये पहले 3 एक्ट हुआ करते थे, इंडस्ट्रियल रिलेशन में डाल दिया गया। ये कोड ऑन वेज एक्ट 4 हुआ करते थे पहले, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और रेमुनरेशन एक्ट। ये 4 हुआ करते थे सब, तो इसको एक में डाल दिया, कोड ऑन वेजेस एक्ट। ये अभी कोड ऑन वेजेस अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पास हो चुका है बट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 23 सितंबर 2020 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है भाई। इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, गजट में आ चुका है। जो नया नया एक कंसेप्ट लेके आए हैं इसके अंदर, गिग वर्कर। गिग वर्कर याद रखिएगा, गिग वर्कर क्या होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कि उनको भी इंक्लूड कर लिया गया इस इन एक्ट के अंदर, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में ऐड किया गया, ताकि इनकी सोशल सिक्योरिटी का मतलब ही क्या होता है कि उनको सोशल सिक्योरिटी रहे। उनकी जब वो रिटायर हों तब उनको किसी का मुंह ना ताकना पड़े, उनके पास खुद के फंड इकट्ठे हो तो सरकार मैनेज करती है चीज़ें। तो सरकार ने कहा कि यहाँ फ्रीलांसिंग का इतना चलन हो चुका है तो इनकी भी सिक्योरिटी होना चाहिए। तो केंद्र सरकार विचार कर रही है इन लोगों के लिए भी हम पीएफ वगैरह की व्यवस्था करें अपने अपने तरीके से। प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होते हैं, जो ऑनलाइन वगैरह काम करते हैं वो सब होते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहाँ क्या होते हैं, जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इंगेज इन प्रोडक्शन और सेल goods or providing service or any kind whatsoever where the enterprise employs worker, the number of such worker 10 से लेस होंगे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगा। सिर्फ नॉलेज के लिए समझ लीजिए, नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समझ रहे हैं हम, बेनिफिट्स वगैरह जाने दो भी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में ईपीएफओ कहाँ लगता है, ईपीएफओ कहाँ लगता है, जिस इस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, एक प्रीवियस ईयर में करने चाहिए काम, प्रीवियस ईयर में 20 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं तो आज के ईयर में, आज के साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा ईपीएफओ। ईपीएफओ क्या है, 10% आपको पीएफ है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, कैन नोटिफाई हायर परसेंटेज, लाइक 12% हायर परसेंटेज नोटिफाई कर सकती है। ये अभी 12% ही मिलता है, बट एक्ट में 10% दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी हायर परसेंटेज नोटिफाई करने के लिए। उसके बाद ईएसआई कहाँ लगता है, अप्लाइज टू एवरी इस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉई। जहाँ 10 और 10 से अधिक एम्प्लॉय होंगे वहाँ ईएसआई इम्प्लीमेंट हो जाएगा, बस इतना ही लिमिट याद रखिए। ग्रेचुटी कहाँ लगेगा, ग्रेचुटी कहाँ पे लगेगा, ग्रेचुटी ये सब हम क्या देख रहे हैं बेटा, सोशल सिक्योरिटी वाला देख रहे हैं। इट शैल बी अप्लाइड एवरी फैक्ट्री माइन। मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ जो, क्योंकि आपको पढ़ना है कम समय में आउटपुट लेके आना है, आपको इतना सारा नहीं पढ़ना, जो एमसीक्यू ओरिएंटेड है उधर ही पढ़ना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ देखो, बस आप समझ लीजिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं लगे तो 2 बार डिसलाइक का बटन दबा दो। एवरी शॉपर एस्टेब्लिश विद द मीनिंग ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन विच 10 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड। 10 और मोर पर्सन जहाँ एम्प्लॉयड होते हैं। पीएफ में हमने क्या देखा, देखो एम्प्लॉय वाली चीज़ हम भर लेते हैं, इंपॉर्टेंट होती है। हमने ग्रेचुटी में क्या देखा बेटे, ग्रेचुटी में 20 और मोर, ईएसआई में 10 और मोर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। इसके बाद हमने ग्रेचुटी में देखा 10 और मोर, एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं,
तब एप्लीकेबल हो जाता है ग्रेचुटी। और ग्रेचुटी में एक बहुत अच्छा फ़ायदा क्या इन्होंने क्या कर दिया कि पहले होता था ग्रेचुटी 5 साल कंटिन्यू सर्विस दी हो तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। परंतु वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 5 साल घटा के 3 साल कर दिया गया, वर्किंग जर्नलिस्ट के हिसाब से बस उनके लिए किया गया है। और जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं या फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे लगाए गए, कोई कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लगाए गए कि आपका 2 ही साल रहेगा, तो प्रो राटा बेसिस पे उनको ग्रेचुटी दी जाएगी। ग्रेचुटी कैसे पे की जाती, पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी, पिछले 3 महीने की एवरेज सैलरी निकालते हैं और नंबर ऑफ कंप्लीट, जो आपकी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस रहते हैं, सपोज 16 साल 6 महीने हैं तो उसको 17 मान लिया जाएगा, 6 को मोर 6 या मोर से 6 और मोर मंथ से ज़्यादा आपकी सर्विस है तो उसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया जाएगा, तो 17 हो जाएगा ये। और आपकी 26 दिन की पगार मानी जाती है, उसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। जो अगर 10,000 रुपये मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल, तो 26 की कितनी, एक दिन की कितनी, और 15 दिन का देते हैं हम ग्रेचुटी, 15 दिन का देते हैं नॉर्मल वर्कर्स को, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ को, और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अगर सीजनल एम्प्लॉय है तो 15 की जगह ये 7 हो जाएगा बेटे, देख लीजिए। वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए 3 साल कर दिया, इधर ये लिखा हुआ है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेचुटी कहाँ पे लगती है, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय आपके हो जाएं भाई साहब, और आपका 5 साल का कंटिन्यू सर्विस होना चाहिए। इसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट का क्वेश्चन बन सकता है कि भैया 3 साल कर दिया गया उनके लिए। इसके बाद पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी सोशल सिक्योरिटी में आ गया है। नहीं 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 नहीं, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट सोशल सिक्योरिटी में नहीं है, वेजेस में है। एक मिनट, मुझे भी देखना पड़ेगा ना। यस, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वेजेस, कोड ऑफ वेजेस में है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वही लिमिट दे के रखी 8.33 मिनिमम, मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 20%। 21,000 रुपये जिसका वेजेस है उसको मिल सकता है। और मैक्सिमम सीलिंग लिमिट क्या है, सीलिंग लिमिट मतलब 7,000 का। एंटाइटल कौन हो सकता है बोनस का, जिसका वेजेस 21,000 रुपये तक का है। वेजेस इंक्लूड बेसिक सैलरी, डीए, ये सब आता है उसके अंदर, ठीक है। और सीलिंग लिमिट क्या है कि कितने तक, मैक्सिमम 7,000 रुपये दे सकते हैं, और 7,000 रुपये कितना, मैक्सिमम 20। तो पर मंथ 1,400 रुपये हम पर मंथ हम 1,400 रुपये मैक्स बोनस दे सकते हैं। इतना याद रखना, मिनिमम 8.33 है, मैक्सिमम 20% है। और बोनस कहाँ पे लगता है बेटा, बोनस कहाँ लगता है, जहाँ ये अभी हमने देखा, देखो बोनस का भी लिख लेते हैं। बोनस के एम्प्लॉय 20 और मोर, 20 और मोर, इससे क्वेश्चन बनता है मेरे भाई। इसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में क्या किया गया था, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पहले 18,000, पहले 21,000 हुआ करता था, कि 21,000 तक का जिसका, मतलब 21,000 से जिसका कम वेजेस है उस पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लग जाएगा। परंतु सरकार ने इसको 24,000 कर दिया था। बट ये अभी किस में आता है बेटा, ये कोड ऑफ वेजेस में आता है, कोड ऑफ वेजेस में आता है। बहुत फटाफट देखना बेटा, कोड ऑफ वेजेस में आता है, कोड ऑफ वेजेस में आता है बेटे। तो कोड ऑफ वेजेस में आता है, तो इसके बाद कोड ऑफ वेजेस में आता है, तो 24,000 तक का था, जिसका 24,000 तक का सैलरी है, वेजेस है, उसको ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके ऊपर। जिसका ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर। अब कोड ऑफ वेजेस में क्या किया गया, कोड ऑफ वेजेस में जो नया आया वेजेस अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बट फॉर्मुलेट हो चुकी हैं पॉलिसीज़। उसमें बोला गया है कोई भी डिफरेंस नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। अनलाइक द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय ड्राइंग सैलरी बिलो अ स्टैट्यूटरी लिमिट, मतलब 24,000 से नीचे जिसका वेजेस है उस पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लग जाता है। एंड मिनिमम वेजेस एक्ट विच इज एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय इंगेज इन शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट। शेड्यूल इस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या बोलते हैं, 1,000 और मोर एम्प्लॉय हैं जिसके पास, उसको बोला जाता। पर ये लिमिट कोड ऑफ वेजेस एक्ट में हटा दी गई। जितना मुझे अभी तक याद है कि 1,000 और मोर का था क्राइटेरिया मिनिमम वेजेस एक्ट में, कि अगर इतना है किसी के 1,000 और मोर जा रहे हैं या 24,000 से नीचे किसी की वेजेस है तो उस पर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट लगता था पहले, और मिनिमम वेजेस एक्ट लगता था 1,000 और मोर एम्प्लॉय का। ये कन्फर्म, मैं एक मिनट कन्फर्म कर लेता हूँ, एक सेकेंड, लेट मी चेक इट नाउ।
लेट मी चेक। मिनिमम वेजेस एक्ट एप्लीकेबल। तो हम देख रहे थे इसमें, मैंने बोला 1000 और मोर, जो एक्ट में लिखा हुआ है सीधा सीधा इतना याद कर लो, इसके एक्ट में है कि मिनिमम वेजेस एक्ट कहाँ लगता, जो इस्टेब्लिशमेंट 1000 एम्प्लॉय एम्प्लॉयड करे उस पर मिनिमम वेजेस एक्ट लग जाता, जो कि कोड ऑफ वेज एक्ट ने इन सबको हटा दिया। क्या क्या हटाया वेज एक्ट ने? अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पर ये फॉर्मुलेट हो चुका, सब कुछ फॉर्मुलेट हो चुका, पर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोड ऑफ वेज एक्ट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कोई भी पूछे कितने इसके अंदर एक्ट आ गए कोड के अंदर, 4 आ गए। कौन कौन से आ गए? पेमेंट ऑफ वेजेस आ गया, मिनिमम वेजेस आ गया, बोनस आ गया, और एक और आ गया ये वाला पेमेंट ऑफ वेजेस 36 और पेमेंट बोनस एक्ट 65, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये 4 आ चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, बस यही था इसके अंदर। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हमने देखा भैया 21,000 से 24,000 कर दिया लिमिट। क्यों कर दिया? 24,000 से जिसकी कम सैलरी होगी उस पर पेमेंट ऑफ वेजेस लग जाता था। जिस इस्टेब्लिशमेंट में 1000 एम्प्लॉय एम्प्लॉयड कर रहे हैं उसमें लग जाता था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। पर कोड ऑफ वेज एक्ट ने इन सब चीज़ों को हटा दिया। बस इतना ही अपन को देखना था। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं रोकते। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ MCQ ओरिएंटेड पढ़ा है, नहीं तो ये तो बहुत लंबी चीज़ें जाती, बहुत अच्छा डिस्कशन हो सकता है, घंटों डिस्कशन हो सकता है। मैंने सिर्फ जो लिमिट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उस पर ही फोकस किया कि भैया इधर से बन सकता है। मैंने जितना कोशिश कर सकता हूँ MCQ बनाने की, इन सब चीज़ों से समझ के कि भैया कहाँ से कितना बन सकता है MCQ, उसके रेलिवेंट अकॉर्डिंग मैंने बना दिया मैक्स जितना मैं कर सकता था। बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, वरना डिसलाइक करिए, कोई इशू नहीं। अच्छे से पढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जय हिंद दोस्तों।